मित्रों, आज पूरी दुनिया एक नए प्रकार के अभूतपूर्व वैश्विक संकट से गुजर रही है। यह संकट हमारे ही जीवन शैली और आधुनिक विज्ञान के अहंकार इससे उत्पन्न हुआ है। दुनिया ने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार का संकट और उसका सामना विश्व की मानवता को करना पड़ेगा। और अभी से चर्चा हो गई है, संकट तो अभी समाप्त हुई नहीं, परंतु अभी से चर्चा आरंभ हो गई है कि जो सारी आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई है और नए प्रकार का एक आर्थिक संकट भी उत्पन्न हुआ है। दुनिया के सामर्थ्यवान कहे जाने वाले देश वो भी नीचे लुढ़क रहे हैं। तो इस संकट से जब दुनिया को कुछ स्थिरता प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद की दुनिया कैसी दुनिया होगी, इस पर अभी से चर्चा आरंभ हो गई है। इतना तो निश्चित है कि दुनिया वह नहीं रहेगी जो आज दुनिया चल रही है। एक नए प्रकार की वैश्विक व्यवस्था इसका जन्म होगा। सभी देश वैभवशाली रहना चाहते हैं। इतिहास जो दुनिया का आज लगभग 2000-2500 वर्षों का ज्ञात है, उस पूरे इतिहास के कालखंड में भारतवर्ष सदैव वैभव के चरम शिखर पर रहा है। चाहे वह प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो और आधुनिक काल हो, यानी पूरे 2-2500 वर्षों के इस कालखंड में अखंड रूप से भारतवर्ष एक समृद्ध देश रहा है। और इसका वर्णन केवल भारतवर्ष के लोगों ने नहीं किया, वरन इस देश में जो बाहर से लोग आए, आक्रामक के नाते आए, शिक्षार्थी के नाते आए, पर्यटक के नाते आए, इन सब लोगों ने इस देश का वर्णन वैसा ही किया। प्राचीन काल में इस देश में कोई मेगास्थनीज आया, कोई फाहियान आया, कोई वेनसांग आए। इन सब लोगों ने इस देश का जो वर्णन किया है, इस देश को देखा, परखा, इस देश को घूमा, इस देश के लोगों से मिले और इन सब के बाद इस देश का जो वर्णन किया है, वह वर्णन यही है कि यह देश एक अत्यंत ही परम वैभवशाली राष्ट्र है। मध्यकाल में भी और आक्रांताओं के साथ अनेक इतिहासकार इस देश में आए। उसमें एक अल बरूनी भी इतिहासकार के नाते और मध्यकाल में आए। उन्होंने भी, अल बरूनी ने भी इस देश को देखा, इस देश को घूमा, इस देश का अध्ययन किया और उन्होंने अपने कुछ यात्रा संस्मरण भी लिखे हैं जो आज प्रकाशित है। अल बरूनी ने भी यही लिखा कि दुनिया के सभी देशों में घूमा हूं, लेकिन जब भारतवर्ष आया तो भारतवर्ष के वैभव और समृद्धि को देख करके आश्चर्यचकित हूं कि दुनिया में इतना वैभवशाली राष्ट्र कोई नहीं। इस प्रकार का वर्णन मध्यकाल में भी मिलता है। आधुनिक काल में भी अनेक लोग आए, व्यापार करने के लिए आए। पुर्तगीज आए, डच आए, अंग्रेज आए। इन सब लोगों ने भी इस देश के वैभव का वर्णन किया है। आज अंग्रेज जिस रॉबर्ट क्लाइव को अपना राष्ट्र पुरुष के नाते पूजता है, क्योंकि उसने भारतवर्ष में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की,
उस रॉबर्ट क्लाइव ने भी अपनी जीवनी में लिखा है कि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां रॉबर्ट क्लाइव गया नहीं, परंतु जब भारतवर्ष आया, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक भारतवर्ष को घूमा, तो रॉबर्ट क्लाइव लिखता है कि मेरी आंखें फटी रह गई कि ईश्वर किसी देश को इतना वैभव देता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि प्राचीन काल, अति प्राचीन काल से जो दुनिया का इतिहास ज्ञात है, उसमें अति प्राचीन काल से लेकर के और आधुनिक काल तक भारतवर्ष एक परम वैभवशाली राष्ट्र रहा है। एक अंग्रेज इतिहासकार स्मिथ ने तो वर्णन किया है 17वीं 18वीं शताब्दी के भारतवर्ष का, कि भारतवर्ष एक ऐसा विशाल गड्ढा है जिसमें पूरी दुनिया भर से सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात आकर के गिर रहे हैं और इसमें से निकलने का कोई मार्ग नहीं। कहने का अर्थ यह है कि उस समय भी 17वीं 18वीं शताब्दी में भारतवर्ष का विदेश व्यापार इतना समुन्नत था कि पूरी दुनिया में हमारे व्यापारी अपना माल लेकर के जा रहे थे और बेच करके धन संपत्ति का अर्जन कर रहे थे, और उन देशों के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिसे वे भारतवर्ष को भेज सके। तो वहां से जो उनकी संचित संपत्ति थी, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, ये सब भारतवर्ष की ओर आ रहा था। इतना समुन्नत हमारा विदेश व्यापार था। दुनिया के एक प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार एंगस मेडिसन ने ईस्वी सन 1 से लेकर के और अभी तक का जो आर्थिक इतिहास लिखा है, उस इतिहास में भी उसने यही लिखा है कि दुनिया के दो ही देश, चीन और भारत, ये दुनिया में बड़े लंबे समय तक आर्थिक शक्ति के रूप में रहे। दुनिया के लगभग 1/3 उत्पादन, 1/3 व्यापार, इन सब पर भारतवर्ष का अधिकार था। यानी इतना समुन्नत राष्ट्र था। क्या कभी हमने विचार किया है कि भारतवर्ष इतना समुन्नत राष्ट्र कैसे बना था? उसका एक ही आधार था, स्वदेशी का आधार। स्वदेशी तंत्र, स्वदेशी व्यवस्था, स्वदेशी मंत्र, इसी को लेकर के भारतवर्ष आगे बढ़ा था। और आज फिर जो नया संकट उत्पन्न हुआ है, इससे पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के विरुद्ध लोकलाइजेशन का एक नया नारा चल पड़ा है। और ये पक्की बात है कि इस संकट से उबरने के बाद सभी देशों में एक आर्थिक राष्ट्रवाद का नया स्वर गूंजेगा। भारतवर्ष को अभी से उसकी तैयारी करनी चाहिए। भारतवर्ष उसमें फिर से पीछे न पड़ जाए। ग्लोबलाइजेशन की लौ अब बुझने ही वाली है। ग्लोबलाइजेशन दुनिया में चलने वाला नहीं है। स्वदेशी जागरण मंच ने अपने आरंभ से यही कहा था कि ये जो भूमंडलीकरण है, ये भूमंडलीकरण नहीं है, ये भूमंडीकरण है। पूरी दुनिया को बाजार बनाने की एक कुचेष्टा है। और दुनिया के जो बड़े संपन्न समृद्ध राष्ट्र है, वो दुनिया के बाकी के देशों के संसाधनों पर अधिकार जमाना चाहते हैं। तो एक नई जो विश्व व्यवस्था बनेगी, उस विश्व व्यवस्था में स्वदेशी का विजय होगा, स्वदेशी का शंखनाद पूरी दुनिया में गूंजेगा। तो हम सब लोग भी उसकी तैयारी करें और भारतवर्ष में एक प्रबल जन जागरण करते हुए स्वदेशी का एक मजबूत संगठन, स्वदेशी का एक मजबूत आंदोलन, स्वदेशी की एक मजबूत जय यात्रा आरंभ करें। यही आज की परिस्थितियों का एक संदेश है। भारतवर्ष फिर से उठेगा। भारतवर्ष का नेतृत्व इसकी तैयारी करे। इसी प्रार्थना के साथ आप सब लोगों से प्रार्थना है कि स्वदेशी जागरण मंच के साथ आप जुड़े और एक प्रबल स्वदेशी आंदोलन के समर्थक के नाते खड़े होकर के जन जागरण में सहभागी बने।